फिफ्थ है इनका। मेरा 5th है। ओके, मैंने अभी एक सेम ब्रेक किया था एक्चुअल में। अच्छा। सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज की फैकल्टी इस समय पूर्वा बाहेती उपस्थित है, सेमेस्टर 3rd के स्टूडेंट हैं और हमारे संभाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। उनका स्वागत है। आज वो बीएचबी का जो चैप्टर है फूड न्यूट्रिएंट्स उस पर चर्चा करेंगी। तो उनका मैं शेयर करूं। हम लोग आज पूर्वा जी, हम लोग आज 7:30 पर खत्म कर देंगे। सर आप जब बोलेंगे। नहीं, जब बोले नहीं 7:30 पर मुझे। हाँ सर, छोटा ही चैप्टर है बहुत। आज जाना है और आज का जो रिकॉर्डिंग होगी ये 24th को हो पाएगी। आज की रिकॉर्डिंग 3 दिन के लिए बंद है और ये 24th को आ पाएगी, इसलिए जो है और 7:30 तक मुझे 8:30 के पहले ही निकल जाना है। तो थोड़ा सा जो है ठीक है, तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ सर। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आज का अपना टॉपिक है। फूड मीन्स सबको पता है जिसको खाना हम खाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स खाने से जो पौष्टिक आहार हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि खाना कैसे शरीर अंदर अपने को ग्रहण करता है। अब वो खाने में जो चीज को ग्रहण करता है वो ग्रहण करता क्या एग्जैक्टली, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। हमारी शरीर को क्या चाहिए वो होते। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल न्यूट्रिएंट्स होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है। प्रॉक्सिमल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमको ताकत देने या हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स वो हुए जैसे कि नाम बता रहे प्रोटेक्टिव, जो हमको शरीर को हमको अपने आप को डिफेंस के लिए हमारे को दूसरे चीज से अपने आप को बचाने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारा ये चैप्टर प्रॉक्सिमल न्यूट्रिएंट्स पे बेस्ड है। हम अभी आज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं, प्रॉक्सिमल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये न्यूट्रिएंट्स यूज कब आते हैं, ये होती प्रॉक्सिमल न्यूट्रिएंट्स 3 तरीके के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मतलब इंपॉर्टेंट तो ऑलो सारे ही हैं, सबसे ज्यादा यूज आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट और प्रोटीन। तो ये तीनों काम क्या आते हैं, जो हमारी जो डे टू डे प्रोसेसेस है, जो हमारा होमोस्टेसिस की जो प्रोसेसेस होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल दैट, जो भी हमारा डे टू डे का काम है उसमें जो हमको ऊर्जा लगती है, जो हमको ताकत लगती है, वो ताकत देने में ये तीनों हमको काम आते हैं। और ये तीनों हमारे खाने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स का काम क्या होता है। प्रोटीन्स तो हमको सबको नाम तो हमने सबने सुना है, प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स का प्रोटीन्स को एज जो दालों में होता है, जो अंडे में होता है, जो मीट में होता है, प्रोटीन्स दूध में भी होता है। प्रोटीन के बारे में हमने सबने सुना है। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन एक अमीनो एसिड होता है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड, जैसे बहुत सारे सेल मिलके शरीर बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या है, सबसे जरूरी काम है प्रोटीन का मसल्स बनाना या शरीर के सेल्स के में बनने में हेल्प करना। लेकिन प्रोटीन तो अगर हम बोले कि सेल्स तो सेल बनने में, लेकिन हर स्टेज ऑफ आवर लाइफ में प्रोटीन्स का हमको यूज होता है। जैसे बच्चा होता है, जब वो गर्भ में होता है तब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस ग्रोथ में जो भी सेल बन रहे हो उसमें प्रोटीन यूज होता है। फिर जब मैं बड़े हो गए तब प्रोटीन का क्या, हमारी डे टू डे डेली कुछ ना कुछ सेल मरते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में नए बनते हैं। सागर गेट बन जाते हैं। तो जो सेल नए बनते हैं तो उनको बनाने में जो यूज आता है वो प्रोटीन। जैसे आपने सुना होगा बॉडी बिल्डर सिर्फ प्रोटीन पे जीते हैं, मेरे सामने एक है। तो प्रोटीन क्योंकि शरीर के मसल्स को बनाने में बहुत हेल्प होता है। एक गर्भवती माँ के प्रोटीन इसलिए काम आता है, प्रोटीन उसको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसके पेट में गर्भ होता है, जिसकी ग्रोथ के लिए वो अपने प्रोटीन के लिए अपनी माँ पे डिपेंडेंट है। तो उसकी ग्रोथ के लिए माँ को प्रोटीन लेना पड़ता है। और बूढ़ी एज में तो हमारे शरीर वैसे ही कमजोर होता है, तो हमारे सेल्स के बनने और
उस सबका वेयर एंड टेयर सबसे ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स भी बनते हैं, और प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स भी बनते हैं, तो और एंटीबॉडीज भी बनती है। ये भी एक और काम होता है प्रोटीन का, मसल्स के अलावा हार्मोन्स एंड नॉट एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये प्रोटीन का हमारा काम होता है। प्रोटीन, कभी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन यूज होता है, उसको अमीनो एसिड बनाता है पहले बॉडी डाइजेशन में, फिर हमको वो फिर शरीर उसको एब्जॉर्ब करती है। अब प्रोटीन कहाँ मिलता है? प्रोटीन वेजिटेबल फूड, वेजिटेरियंस में भी होता है, वेजिटेरियन फूड में भी, एंड नॉन वेजिटेरियंस में भी होता है। वेजिटेरियन में हमको पता है दालों में, पल्सेस दालों में, और सबसे ज्यादा दाल में होता है प्रोटीन। और उसके अलावा और अगर दूध में, हम अगर पानी को कंसिडर नहीं करें तो दूध में प्रोटीन बहुत होता है। नॉन वेजिटेरियंस में अंडे में होता है बहुत प्रोटीन, नॉन मीट में होता है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर को बहुत कम चाहिए। 1 किलो वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन, दैट इज, हम समझिए कि हमारा जितना भी वजन है उसका 15% प्रोटीन चाहिए होता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन हमको चाहिए नहीं होता है, क्योंकि एक एज के बाद हमारे वेयर एंड टेयर की क्वांटिटी कम हो जाती। तो 1 पर किलो पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो हमको कोशिश करनी चाहिए वेजिटेरियन फूड से ज्यादा प्रोटीन लेने की, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी डाइजेशन होता है। अब प्रोटीन का कुछ प्रोटीन होते हैं जो हम बना नहीं सकते। ऐसे तो जनरली क्या होता है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड, तो जितने तरीके के प्रोटीन हमको चाहिए होते हैं वो शरीर अपने आप, कुछ भी आप प्रोटीन डाल लो उसको, किस तरह का प्रोटीन चाहिए वो अपने आप शरीर बना लेता है। बट कुछ प्रोटीन है जो शरीर नहीं बना सकते, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो, लेकिन वो क्या होते हैं, वो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स या जो हम खाते हैं खाना, उसमें वो होते हैं क्वांटिटी में, मतलब उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन वो हमको वैसे ही खाने पड़ेंगे, कि मतलब हम अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो भी नहीं चलेगा। कुछ प्रोटीन हमारी डाइट में रोज होना जरूरी है। अब दूसरा होता है फैट या ऑयल्स। अब ये फैट और ऑयल्स होते क्या है? फैट हमको सब पता है, एसिड और अल्कलाइन हमने अभी पढ़ा बहुत, क्योंकि हमको बॉडी को अल्कलाइन रखना होता है, और एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर स्टमक में होता है, और बाइल अल्कलाइन होता है। तो हमको समझ में तो आ गया एसिड और अल्कलाइन करता है। जब एसिड और अल्कलाइन मिलता है तो कुछ गैसेस बनती है और पानी निकलता है। तो जब ये वाला जो होता है फैटी एसिड्स का जो निकलता है, जब फैटी एसिड्स मिलते हैं तो वो फैट्स बनाते हैं। तो फैट इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। और फैट का वैसे भी, अगर फैट को भी अगर हम, जैसे बॉडी का सेल है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तो फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैटी एसिड्स। और ये फैट्स दो तरीके के होते हैं हमारे शरीर में, एक स्ट्रक्चरल फैट होता है और एक होता है नेचुरल फैट। स्ट्रक्चरल फैट वो होता है, फैट का वैसे काम क्या होता है, फैट के काम होते हैं वो बात थोड़ी देर में। स्ट्रक्चरल फैट वो होता है जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन को बनाने में, सेल की मेम्ब्रेन जनरली फैट से बनती है, तो जो सेल को बनाने में तो फैट यूज हो गया, दैट इज कॉल्ड आवर स्ट्रक्चरल, वो हमारा स्ट्रक्चरल फैट होता है। और स्ट्रक्चरल फैट जो होता है ना, फैट का वैसे सबसे जरूरी काम क्या होता है, अगर आप व्रत किए हो या आप किसी कारण से, किसी कारण से अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो क्या होता है ना, ये फैट भी एक तरीके, फैट अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और हमको ताकत देता है, ताकि हमको हमारा शरीर जो जरूरी काम है वो करता रहे। नहीं तो खाना नहीं खाए तो इंसान निराहार ही हो जाए। आप कभी 1-2 दिन व्रत करके देखे, तो एक दिन अगर हम व्रत करते हैं, हम कुछ नहीं खाते हैं, तो भी हमारा शरीर काम कर लेता है पूरा, हमको तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये जो फैट जो हमारे शरीर में जमा है ये हमको ताकत दे रहा होता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल फैट है ना, ये नहीं देता ताकत। कभी ये नहीं होगा कि आप खाना नहीं खाए हो तो सेल्स टूट के आपको ताकत देंगे, वो नहीं हो। फैट दो तरीके से हमारी बॉडी स्टोर करती है। स्ट्रक्चरल फैट, उससे सेल बन गए, वो वैसा का वैसा रहेगा, वो उसको वो हिलेगा भी नहीं। दूसरा होता है नेचुरल फैट, जो हमको ताकत देने में काम होता है। अब वो कुछ जगहों पे स्टोर होता है, सबसे ज्यादा स्टोर होता है ये सब्सिक्वेंट टिश्यूज में। सब्सिक्वेंट टिश्यूज होती क्या है, हमारी जो चमड़ी है इसके नीचे एक ना स्पंजी लेयर है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट टिश्यूज। तो वहां पे है ना, क्योंकि वो स्पंजी है, वहां पे जाके फैटी एसिड्स के जैसे स्टोर हो जाता है। और जब हमको ताकत की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारा यही वाला फैट यूज होता है। और सेकेंड नंबर है पेरिनियल टिश्यू। रीनियल जब भी वर्ड यूज आता है तो हमको समझना चाहिए किडनी। तो पेरिनियल मीन्स किडनी के चारों तरफ वाला जो, ये कुछ फैट किडनी के चारों तरफ
स्टोर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पेरिनियल फैट टिश्यू। मेसेंट्री क्या होती है ना, एब्डोमेनल होता है ना, नीचे पेट, पेट, आंत, स्टमक, आंत, उसके पीछे है ना एक पंखा जैसे झाड़ी लगी हुई है, उसके अंदर में ना फैट जा जाके जमा हो जाता है। वो क्या करता है ना, हमारा शरीर इनको सपोर्ट, ये इंटेस्टाइन और स्टमक इन सबको सपोर्ट देने के लिए पीछे मेसेंट्री होती है और आगे ओमेंटम होता है। ये दोनों मिलके एक दीवार जैसे अपने इन सब ऑर्गन्स को सपोर्ट देते हैं। तो ये दो होते हैं, तो मेसेंट्री में स्टोर होता है, ओमेंटम में स्टोर होता है। तो देखिए कभी कभी किसी इंसान की बहुत ज्यादा तोंद आ जाती है, वो ओमेंटम होता है, वहां पे हो जाता है। और इंट्रामस्कुलर टिश्यूज में हमारा फैट यूज होता है, लेकिन जब जरूरत होती है सबसे पहले जो स्किन के नीचे वाला जो है वो फैट यूज में आता है। अब हम देख, और ये शरीर में अगर एक चीज देखिए, फैट जब यूज करना होता है ना तो उसको भी हीट देनी पड़ती है शरीर को, तो उसमें ताकत लगती है थोड़ी सी, जैसे क्योंकि इसको दिख रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देनी पड़ती है फैट को डिजोल्व, केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो अब देखते हैं फैट का यूज क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने जो बताया स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, कि अगर किसी कारण से हमको खाना नहीं खा पा रहे तो हमारा काम चलता रहेगा, हम भूखे नहीं मरे, मतलब हम बीमार नहीं होंगे, हमको चक्कर नहीं आएंगे, क्योंकि फैट हमको ताकत दे रहा है। अब दूसरा काम क्या होता है ना, टेस्ट। देखा, तला हुआ चीजें हमको ज्यादा भाती है, कोई समोसा तल के आता है, पूड़ी आती है तो फल के चपाती से पूड़ी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो टेस्ट देता है खाने को। और हम सुबह खाना खाते हैं, फिर हम वापस से शाम को खाना खाते हैं, ये बीच का जो पीरियड है ना, ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस। गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस मींस सुबह खाना खाए और शाम को खाना खा रहे हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से फैट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जो बीच में जो गैप हो जाता है ना, इस टाइम पे फैट जो होता है ना वो सब जगह ताकत वाकत दे रहा होता है, तो हमको ऐसे भूखापन नहीं फील करने देता अपन को। तीसरा होता है, और कुछ फैट डिजॉल्व, कुछ विटामिन जो होते हैं वो है ना फैट डिजोल्वेबल विटामिन होते हैं, वो है ना पानी में नहीं डिजोल्व होते हैं। वो है विटामिन ए, बी, ई एंड के। ये 4 विटामिन जो है वो पानी में डिजोल्व होते हैं, फैट में ही डिजोल्व होंगे, तो उनको, वो हमारे शरीर को चाहिए। वो अगर उनके लिए डिजोल्वेंट नहीं होगा तो वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उनको डिजोल्व करने के लिए भी हमको फैट चाहिए होता है। तो अगर हम डाइटिंग भी करें ना तो हमको कुछ पोर्शन फैट का रखना चाहिए शरीर में। ऑल्दो कुछ इनविजिबल फैट होते हैं जो अपने आप हमारे शरीर में जाते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता है। और एक और चीज जो होता है ना, वो एक बाइल जूस, बाइल जूस को बनाने में भी फैट यूज होता है। बाइल जूस फैट को प्रोसेस करता है। अगर हम फैट नहीं देंगे तो बाइल जूस प्रोसेस किसको करेगा, तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगेगी। और हमारे सेक्स हार्मोन्स को बनाने में भी काम आता है बाइल फैट। तो ये है कुछ फैट के यूजेस। और अब ये कुछ एक फैट है जो हमको वेजिटेबल से मिलता है, जो हमको मतलब जो बॉडी बना नहीं पाती, वो अपने आप हमको बाजार से, मतलब खाने में अलग से लेना ही होता है, तो होता है, उनके नाम है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब होता है विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। विजिबल फैट हम सबको पता है, जो हमको दिख रहा है, जैसे घी, तेल, ये सब है विजिबल फैट। और इनविजिबल फैट जो हमको नहीं दिखता है। अब विजिबल फैट भी 2 तरीके के होते हैं, हमको पता है। एक होता है फैट जो हमको एनिमल से मिलता है, एनिमल से मिलने वाला होता है घी, बटर, क्रीम, पनीर में जो थोड़ा बहुत फैट हुआ, जो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे दूध। बेसिकली वेजिटेरियंस के लिए ये ओनली दूध से आता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडे में भी फैट होता है थोड़ा, और मांस मच्छी में जो फैट होता है बेसिकली वो होता है विजिबल फैट। और इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड वो होता है जो, अब देखिए ना, जिसमें सैचुरेटेड में ए और डी की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ये क्योंकि ये, और विटामिन डी में नहीं होता, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो तेल होता है, और सैचुरेटेड जो ठस जाता है रूम टेम्परेचर पे, बेसिकली सैचुरेटेड ठस जाता है। लेकिन दोनों की थोड़ी क्वांटिटी चाहिए, लेकिन ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट बेटर रहता है, क्योंकि वो लिक्विड रहता है तो कंपैरेटिवली जमता कम है। अब इनविजिबल फैट, मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत फैट हमारा हर खाने में होता है, जैसे दालों में भी होएगा, और कुछ ना कुछ जो दाल, सोया नट्स जो खाते हैं, दालें जो खाते हैं, पल्सेस जो खाते हैं। अब मूंगफली में भी फैट होता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होता है। तो ये सब होते हैं इनविजिबल फैट्स। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट ही होता है, वो थोड़ा सा, जिससे
अब समझिए फैटी एसिड से फैट बना, अब फैट को भी थोड़ा और कंडेंस या थोड़ा और सैचुरेटेड करे तो वो कोलेस्ट्रॉल, वो फैट धीरे धीरे जब कार्बोहाइड्रेट से मिलता है तो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या था, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जनरली है ना, हमेशा ना एक चीज जरूरी, कोलेस्ट्रॉल ना तेलों में नहीं होगा ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल होगा एनिमल फूड्स में, जैसे घी में होएगा, घी में होएगा, मांस मच्छी में होएगा, लेकिन तेल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम होती है, सैचुरेटेड फैट्स में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। और ये शरीर नहीं तो अगर नहीं भी होगा ना हमारी मील में तो शरीर अपना, क्योंकि हम जो फैट खा रहे हैं उससे कोलेस्ट्रॉल शरीर अपना बना भी देता है। और ये देखिए सबसे ज्यादा ये रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स, ये रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स सर ने बताया था आपको क्या होता है। ये जो एक सिस्टम अपनी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब होता है, ये हमारा जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, जो हमारे शरीर को बाकी कीटाणुओं से बचाता है, ये सिस्टम ये वाला होता है। तो यहाँ इन सेलों में सबसे ज्यादा ये मिलता, हमको ये मिलता है। और हमारे को शरीर में सिर्फ इतना होना चाहिए, 150 से 140 mg ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका भी आप आगे रीजन समझेंगे क्यों होता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल काम किस में आता है? सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल काम आता है। दूसरा काम आता है हमारे बाइल के सिंथेसिस में, बाइल बनने के लिए उसको जरूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की। सेक्स हार्मोन्स के बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की यूज आती है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन क्या होता है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी होती है ना, उसके ऊपर एक टोपी सा कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन। तो इसके जो ये हार्मोन जो है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, ये जो हार्मोन बनाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स इज एनीवेज, एड्रेनल कॉर्टेक्स एक 3 तरीके के हार्मोन्स बनाते हैं। उन तीनों के लिए जो बनाने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल की यूज होती है। और विस्कोसिटी टू द ब्लड, ब्लड के थिकनेस देता है ताकि ब्लड बहुत ज्यादा फैले नहीं, विस्कोसिटी टू द ब्लड देता है। अब ये डिसएडवांटेज, हम ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर देखिए ना, अपने शरीर का एक खास बात है कि वो हर चीज को ना, एक अपने घर की गृहिणियां जो होती है, हाउस वाइफ जो होती है, जल्दी से कोई चीज फेंकती नहीं है, कभी तो काम आएगा। सेम हमारे शरीर की आदत है, जो चीज उसको लगता है ना कि ये मेरे को कभी भी काम आ सकती है, उस चीज को कोशिश करके कैसे ना कैसे स्टोर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी ऑल्दो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, बट क्वांटिटी कम रखता है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि बाई चांस कभी कोई भूखा हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल से ही भी एनर्जी ले सकते, क्योंकि अल्टीमेटली है तो फैटी ना, तो इसलिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल है ना धीरे धीरे ना वैक्स, फैटी एसिड से मिलकर धीरे धीरे ना वैक्स बनाता है। वैक्स तो जानते हो, वैक्स जम जाती है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल है ना, ये ब्लड की जो आर्टरीज होती है इसमें जम जाता है और एक क्लियर हो जाता है। जमने के कारण क्या होता है, वो उसको वो कड़क भी कर देता है, और उधर क्या होता है धीरे धीरे है ना, वो फ्लो ऑफ ब्लड भी धीरे धीरे, ब्लड का बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है उसके कारण। और इसके कारण मायोकार्डिक इन्फेक्शन मींस, मायोकार्डिक इन्फेक्शन हो जाता है। और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल मींस दिमाग में थ्रोम्बोसिस, मतलब कुछ क्लॉट्स चले गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ये, क्योंकि बेसिकली फ्लो रोक रहा है ना, तो ये जो इस्लामिक ग्रेनुलियस मतलब होता है, ग्लेनिक्लिस मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स। और क्योंकि वो ये ब्लड वेसल्स को पतला कर दिया तो ब्लड का फ्लो रुक गया, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है तो ऑक्सीजन कम जा रही, इसलिए जहां पे वो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही वहां पे सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो, इसीलिए जनरली कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम खाना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके के होते हैं, लो एलडीएच और एचडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये भी 2 तरीके के होते हैं। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, वो जमता जाता है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, इस लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बोलता है चल मूव करे, और उसको खींच के लीवर के पास ले जाता है, जहां पे लीवर इसको प्रोसेस करके हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल में बनाने की कोशिश करता है। वैसे एक और चीज बताइए, फैट और ये सब, ये जो क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करके लीवर के पास भेज देती है थ्रू ब्लड वेसल्स, कि इनका जो यूज है वो आप आगे आप समझ के कर लीजिए।
तो जनरली ये सब लीवर के पास जाते हैं, लीवर उसको प्रोसेस करके फिर जिसको जो ऑर्गन को चाहिए वो वैसे भेज देती है। तो ये इसलिए अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो अगर एलडीएच ज्यादा है तो रिस्की है, और एचडीएल ज्यादा तो कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है, बिकॉज एचडीएल मूव करता रहता है और वो एलडीएच को भी अपने साथ लेके जाता है और लीवर के पास ले जाता है। नहीं, और एलडीएच ज्यादा होगा तो जम जाएगा और वो ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट करेगा। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सबको पता है क्या होता है, द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमको अगर एनर्जी चाहिए तो गेहूं, आटा, जो खाना हम खाते हैं, हमारे खाने में 50% कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी होता है, क्योंकि हमको इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, और ये होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले एनर्जी हमको अगर चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज। जैसे प्रोटीन का फैटी एसिड्स था, और नहीं, प्रोटीन का अमीनो एसिड था, फैट का फैटी एसिड्स था, और इसका है कार्बोहाइड्रेट्स का है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनता है, और उससे हमको पता है सेल ग्लूकोज को ही अल्टीमेटली सेल सिंथेसाइज करेगा, तो वो ग्लूकोज को ही करेगा। अगर फैट से भी एनर्जी मिल रही है तो फैट भी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज ही बनेगा, और यूज एनर्जी के लिए तो सेल ग्लूकोज को ही, वो ग्लूकोज को ही समझता है, वो किसी और एसिड्स को इतना नहीं, एनर्जी के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये है, ये होता है, ये कहाँ पे स्टोर हो। अगर देखिए हमने खाया, उतनी हमको एनर्जी मिल गई, ठीक है, लेकिन ज्यादा हुई तो वो कहाँ कहाँ स्टोर होएगा, ये होता है। और ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है, सबसे ज्यादा लीवर में। और ये होता है बोन्स मसल्स में होता है 400 ग्राम, लीवर में 100 ग्राम, ईसीएफ मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होता है 20 ग्राम, और ब्लड में 4 ग्राम। तो ये ग्लूकोज को, और ये अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो सबसे पहले किडनी उसको रोक लेगी, यूरिन में अगर चला गया ग्लूकोज, किडनी वापस स्टोर कर लेती है, और लीवर के पास भेजती है, भैया इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो और स्टोर कर लो। ग्लूकोज को जल्दी से शरीर बाहर फेंकता नहीं, लेकिन बहुत लिमिट के ऊपर ही डाल दो, यूरिन में चला गया तो वो जाएगा ही जाएगा। और फिर एडिपोज टिश्यू में अगर फिर भी नहीं ग्लूकोज ज्यादा होता है तो एडिपोज टिश्यू में फैट बन के स्टोर हो जाएगा। प्रोटीन भी एज ए फैटी एसिड नहीं स्टोर होता, वो भी फैट बन के ही स्टोर होता है। जनरली जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो फैट बन के स्टोर होगी, इसलिए वो हमको चबीनेस दिखने लग जाती है। और हमारा 50% जो ग्लूकोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमको गेहूं, वेजिटेबल्स, इन सब से मिल जाता है। और एक और चीज होती है, ग्लूकोज के साथ सेल्यूलोस भी आपको खाना चाहिए। सेल्यूलोस क्या होता है, रेशेदार खाना। वो हमको, ऑल्दो उससे हमको ताकत नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है ना, वो पानी को अब्सॉर्ब करता है। और पेलेस्ट्रेटिक मूवमेंट होता है ना, हमको पता है ना, ये वाला मूवमेंट, दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस, इससे जिससे हमारा खाना नीचे जाता है, जो हमारे इसोफेगस में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इस मूवमेंट में हेल्प हमको ये सेल्यूलोस करता है, ये जो रेशेदार जो खाना होता है। क्योंकि ये क्या होता है, खाने की क्वांटिटी बढ़ा देता है और पानी अब्सॉर्ब करके खाने की क्वांटिटी बढ़ा देता है, तो वो मूवमेंट इजीली हो पाता है। तो इसलिए सेल्यूलोस ऑल्दो एनर्जी नहीं देता, लेकिन पेट, तभी तो बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन है तो हरी सब्जियां ज्यादा खा लो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हेल्प करता है और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा इसलिए। अब खाना सब कुछ ऐसे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना वो सही नहीं होते, मतलब वो एनर्जी देने की वजह तकलीफ देते हैं। जैसे ये है ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ये जो लिखा हुआ है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, वो अंडे में होता है, वो ठीक नहीं रहता। और ये पाइथराइड्स है जो होता है, वो क्या करता है ना, वो आयरन, सोडियम, सीए का मुझे नहीं पता, मैग्नीशियम, इस सब में को एब्जॉर्ब कर मिक्स हो जाता है और खाने को, इन सबको अपने शरीर को एब्जॉर्ब करने से रोक लेता है। ये जनरली है ना अनरिफाइंड सीड्स में लिखा हुआ है, इसमें सीरियल्स में, जो पता नहीं आजकल क्यों बोलते हैं कि मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज में तो हो गया ये सबसे ज्यादा, ये हो गया 10-10 जो होता है, ये किसमें होता है, प्लांट्स में, बाजरा सीड्स में, इन सब में ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में रोकता है। तो मतलब कभी कभी आपने सुना, मैंने बहुत बार भी सुना है कि बोलते हैं कि दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन, तो उसमें ऐसा कुछ होगा दूध में, सोडियम और वो जो कॉम्बिनेशन है वो शायद शरीर दोनों को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा,
या दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो शरीर उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा। इसलिए ऐसा ये सब चीजों में भी है। ऑक्सीटेलिन है जो सॉल्ट है विच कंबाइन विद आयरन कार्बन आयरन कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन, वो है वो कैल्शियम से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। नाइट्रोजन है, मतलब ये कुछ कुछ है वो हम देख लो कि मतलब किसको किसमें वो आयोडीन जो है कैबेज कॉलीफ्लावर इन सब में जो होती है डाइकोटिन, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। तो अब हम बात करते हैं ताकत, एनर्जी। अल्टीमेटली जो हमको खाने से मिलती क्या है? एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ, मतलब शरीर की काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि जिस प्रेशर से हमने ताकत धक्का दिया और वो कितनी दूर समझ, मतलब बेसिकली काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी, काम करना है तो एनर्जी चाहिए, वो हम समझ जनरली इन इस ये तो फिजिक्स हो गया, वर्क फोर्स इज वर्क इनटू डिस्टेंस, बस बेसिकली काम जो भी करना है तो काम करने के लिए जो ताकत चाहिए उसको हम बोलते हैं एनर्जी। और ये हमको डे टू डे वर्क जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ऐसे तो खून इधर से उधर नहीं बह रहा है, उसको सर्कुलेशन को कुछ तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, ताकत तो चाहिए, तभी तो रक्त का बहाव होएगा। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो रक्त का बहाव कैसे होएगा पूरे शरीर में? और एक सबसे चीज ये हमने बहुत साल पहले बचपन में भी पढ़ा था कि ना एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनर्जी ना बना सकते ना उसको खत्म कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिजिकल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सर बहुत साल पहले पढ़ा था। तो बेसिकली एनर्जी can't be destroyed, it just changes its form from one form to another। तो ये एनर्जी का ये सिस्टम होता है कि वो एक जिस मतलब खत्म नहीं होगी, चेंज करती रहेगी अपने फॉर्म को। तो ये है। अब हम देखिए कैलोरीज क्या होती है। कैलोरी होती है, अगर हम पानी लें, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर उसका टेम्परेचर को बढ़ाना है तो जो हमको, सॉरी आप बता दीजिए ये वाला जो ग्लूकोज है, जो हम लोग ग्लूकोज जिसकी बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाना चाहिए, तो ग्लूकोज जब बन जाता है तो ग्लूकोज भोजन के साथ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो ग्लूकोज वहां ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, तो ये दोनों जा करके और क्या करते हैं, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और 7 किलो कैलोरी हीट बनती है। यही एनर्जी है। पानी बनता है, CO2 बनता है और 7 किलो कैलोरी हीट बनती है। यही ऊर्जा है जो हमको अपने काम के लिए चाहिए। तो ये दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि तो ग्लूकोज खाना चाहिए, वो तो उससे हमारा ये बनती है और यही हमारी है। CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं लंग्स के माध्यम से, पानी हमारे यहाँ यूज हो जाता है और 7 किलो कैलोरी हीट है, ये हमारी एनर्जी फॉर्म में आ जाती है। दिस इज फंक्शन। ठीक है, चलिए। और ये एनर्जी जो है एडीपी और एटीपी के फॉर्म में सेल पे यूज होती है जनरली, ये चीज होता है। अब कैलोरीज, वो कैलोरीज पे आ रहे थे क्योंकि वो 7 किलो का कैलोरीज, अभी कैलोरीज है क्या? 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर गर्म बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो जो कैलोरी लगती है दैट इज 1 कैलोरी। ये इसका, क्योंकि हम उसका कुछ तो होना चाहिए पैरामीटर्स, तो ये उसका पैरामीटर होता है। अब हम देखते हैं कैलोरीज होती मतलब जैसे अगर हम कैलोरी सबसे ज्यादा होती है फैट और सबसे कम होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 5.3 किलो कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलोग्राम कैलोरीज होती है। इसलिए हमको देखिए, आप ये नहीं बोलती कि किसी को फैट ज्यादा खाना चाहिए कम खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका काम लेवल कैसा है, उस सब से हमको अपना समझ लेना चाहिए। अब जैसे मैं कोई बॉडी बिल्डर्स है, उनको बोल दूं कि भाई कैलोरीज कम खाओ या प्रोटीन कम खाओ, नहीं। हम अपना काम के हिसाब से, अपना वर्कआउट के हिसाब से हमको
हमारा खाना डिसाइड करना चाहिए, हमको क्या चीज ज्यादा रखनी, क्या चीज कम करनी। बट जनरली इन जनरल बोलते हैं 50% हमारा को अपना कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए, और 1 ग्राम पर, हमें बताया 1 ग्राम पर केजी कार्बो वो प्रोटीन रखना चाहिए, और 35% से ज्यादा कभी भी फैट नहीं होना चाहिए। दिन भर हम तला हुआ खाएंगे तो हम तोंदुमल बन जाएंगे। तो दिस तो ये बोला है प्रोटीन का इतना होना चाहिए, और 15% ऑफ आवर डाइट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बताया 50% होना चाहिए, और उसमें सेल्यूलस बताया था ना मैंने कि वो फाइबर होना जरूरी होता है, दैट इज 10 से 15% फाइबर होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर वो फिर एक मोमेंट में तकलीफ होगी और वो जमता जाएगा, फिर हमको आगे वो दूसरी तकलीफें होने लग जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, पहले कॉन्स्टिपेशन फिर मोटापा एंड सब कुछ उससे आ जाएगा। और खाने में विटामिन और मिनरल्स और पानी भी बहुत होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, वो हमारे डिफेंस प्रोटेक्टिव फूड है, जिससे हमारा शरीर मिनरल्स क्रिएट करता है, जिससे हम कीटाणुनाशक मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये जो 3 चीजें हमने बात करी अभी, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों हमको एनर्जी देने में काम आ रही है, लेकिन इनमें से कोई भी हमको इम्यूनिटी नहीं दे रही है। इम्यूनिटी के लिए बेसिकली हमको चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स, तो हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। नहीं कि सिर्फ हम ये तीनों खाते रहे ताकत आती रहेगी, हम लड़ेंगे कैसे, इसलिए हमको वो भी अपनी डाइट में रखना चाहिए। अब होते है कि मैंने भी बोला ना कि खाना अपनी डाइट अपने काम के हिसाब से मैनेज करनी चाहिए। जैसे होता है, अब देखिए अलग अलग तरीके के काम होते हैं। अब होता है सेडेंटरी वर्कर्स जो होते हैं, जिनको ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, जैसे टीचर्स हुई, बैठे बैठे पढ़ा रही है, खड़े खड़े पढ़ा रही है, कॉबलर हुआ, बाबा हुआ, इन लोग को ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता ना, ये लोग अपनी एक जगह बैठ जाते हैं, फिर वहीं पे काम करते रहते हैं, खड़े हैं वहीं पे काम कर रहे हैं। ज्यादा फिजिकल काम कंपैरेटिवली कम होता है, मेंटल काम ज्यादा होता है, फिजिकल काम कम होता है। तो अच्छा हाँ, दिमाग का खाना ओनली ग्लूकोज होता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। और लिपिड्स आर यूज्ड टू क्रिएट ब्रेन सेल्स। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स जनरली फैट के लिए बोलते हैं लिपिड्स को, वो ब्रेन के लिए यूज होते हैं, ब्रेन सेल्स को उनसे बनता है। तो उस हिसाब से कि इनको ये चीजें थोड़ा फैट क्वांटिटी ज्यादा, क्योंकि इनका दिमाग का काम ज्यादा है। अब मॉडरेट लेबर्स हुए, जैसे फिशरमैन हुआ, जो बास्केट बना रहा वो हुआ, कारपेंटर, ये सब हुए, इनका काम, जैसे कारपेंटर का काम थोड़ा ताकत भी लगती है उसमें, फिशरमैन को नेट डालनी है, निकालनी है वापस, वो सब थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है। तो उनके में थोड़ा फैट की कंपेरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होना चाहिए, मसल्स भी चाहिए उनको, तो उनका खाने का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होना चाहिए। और हैवी वर्कर्स हुए, जैसे मजदूर हुआ, हमारी घर में काम करने वाली बाइयां हुई, और ये सब हुए लेबर्स हुए, इन सब का फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा होता है। ये रोड पे सफाई करने वाले, ये सब, इनका फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा है। तो इनके खाने की, इनकी कैलोरीज की क्वांटिटी, इनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इनको अपना खाना उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये इधर दी हुई है टेबल, कि ये सर के सामने भी है ना, कि किस इंसान को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। इसमें दिया हुआ ये पैरामीटर्स दिया है, तो 2400 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1 यूनिट। उस हिसाब से सेडेंटरी लेबर्स को, आदमी को एक लेना चाहिए, मतलब 2400 कैलोरीज लेनी चाहिए, और लेडीज को 0.8 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए, यूनिट लेनी चाहिए। मॉडरेट लेबर्स को 1.2 किलो कैलोरी, ये यूनिट्स, जो कैलकुलेशन देखने पड़ेगी थोड़ी सी, और इसको 0.9, ये सबसे ये है। और बच्चों में भी एज के अकॉर्डिंगली होता है। 12 से 21 साल को सबसे ज्यादा कैलोरीज दिखा रहे हैं इसमें, दैट इज 2240 किलो कैलोरीज, बिकॉज वो उसकी ग्रोथ भी हो रही, फिजिकल ग्रोथ भी हो रही, मेंटल ग्रोथ भी हो रही, उसके साथ उसकी पढ़ाई का लोड भी ज्यादा है, और उसके साथ उसके बाकी उसकी एक्टिविटीज भी। ओवरऑल 12 साल के बाद बच्चा बाहर निकलने लगता है घर के बाहर, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा है, मेंटल एक्टिविटीज भी ज्यादा है, बिकॉज पढ़ाई का लोड होता है जनरली। आज की तारीख में देखिए जनरली पढ़ाई का लोड है, और हार्मोनल चेंजेस भी बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, बिकॉज ये एज है जब हार्मोन्स बदल रहे होते हैं सबसे ज्यादा। टीनेज में एंटर कर रहा है बच्चा, तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी पूरी चाहिए। तो इसलिए बचपन में सबसे ज्यादा इस टाइम पे कैलोरीज चाहिए होती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से कुछ चीजें, अब ये तो पढ़ा हमने सबने, पूरा माल न्यूट्रिशन तो हमने सबने सुना है, माल न्यूट्रिशन इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है।
इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्री, अभी तो हम डेवलपिंग में आ गए। तो माल न्यूट्रिशन हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है जो हमको किसी को पता नहीं। माल न्यूट्रिशन मीन्स कि खाने किसी कारण से हमारे पौष्टिक आहारों की कमी होना, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। इंडिया और तो माल न्यूट्रिशन में दो तरीके के मेन होते हैं। मेरेसोम्स जो होते हैं उसमें होता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही, कैलोरीज कम जा रही है। और कावासाकर होता है जिसमें हमारे पास प्रोटीन की कमी हो गई। तो प्रोटीन की कमी होगी तो इंसान के मसल्स कम होगी, कार्बो और कैलोरीज की कमी होगी तो ओवरऑल इंसान थकान होगी, वो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। और ओबेसिटी सबको पता है कि ज्यादा खाने से जो मोटापा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। एक बार का तो चैप्टर हुआ सर, आप कुछ ऐड करेंगे? तिवारी सर आप जैसा तो नहीं पढ़ा सकते, बस पढ़ा दिया। तिवारी जी वेलकम। थैंक यू सर, लेकिन अच्छा पढ़ाया आपने, ऐसा नहीं है। आपका आप चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं तो थोड़ा किसी वजह से मिस कर गया हूँ। सर लेकिन आप अच्छा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं तिवारी जी, लेकिन हम पूर्वा मैडम को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करते हैं। कहीं भी हमको यूज करना होता है तो कोई नहीं मिलता तो कहते हैं कि भाई 11th आवर में हम कहते हैं मैम आपको पढ़ाना है, तो कहते हैं ठीक है। सर तो थोड़ा सा तो मेरे को इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुझसे बोला भी नहीं जाता कि नहीं ठीक है, ठीक टर्म्स का भी इशू आ जाता है मेरे लिए बहुत बड़ा। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपने अच्छा पढ़ाया है। अब थोड़ा मैं तो सर जाने की वजह से मिस कर बनता गया है। हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है घरेलू, तो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया। कहते हैं इसमें सर 5 के भी। हाँ, इसमें बहुत बढ़िया। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट भी हमारे पास है, शायद सेमेस्टर 1 के भी है, 2 के भी है। वालों के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए दो चीजें हैं, तीन चीज मैडम ने बताया। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, देखिए इन्होंने पूरा कोर्स पढ़ाया, मतलब जो वो विषय, और अपनी भाषा में पढ़ाया, आपको अधिक समझाने के उद्देश्य से पढ़ाया। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं लगा होगा कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इट्स गुड। और अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट, अल्टीमेटली सबका काम क्या है कि हमको एनर्जी लेना है। बेसिक कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कोई बेकार है। अगर वो कहीं एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब हो भी गया और उससे आपका एनर्जी नहीं बनी, कोई भी कारण हो, तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही रसोई घर है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसी रसोई घर में जो बनाते हैं वही सब लोग खाते हैं। अगर रसोई घर में आपके कुछ नहीं बन रहा घरों में, तो आपका बिल्कुल बेकार है। आप ना बाहर जा पाओ, कहेंगे भूख लगी, अच्छा खाना नहीं मिला, तो आप चल ही नहीं पाएंगे, कहेंगे हम दौड़ ही नहीं सकते। तो ये सब सारे काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आप जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो आप भोजन लेते हैं, भोजन में सबसे अधिक जो ग्लूकोज, वही बताए कि जो जो बाहर प्रकृति जो है वो आपको उस फॉर्म में नहीं देती, बड़े अणु के रूप में मिलता है सब चीजें। वनस्पतियां अपने हिसाब से प्रोडक्ट करती हैं, और उन प्रोडक्ट को हमको क्या होता है, जो तिवारी जी बता रहे थे शुरू में, कि हमको अपने अनुरूप ढालना है, उनको ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद इसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जब कैटाबॉलिज्म हो जाता है तो वही फॉर्म में होता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, और तीसरा हमारा फैटी एसिड, एमिनो एसिड। तो तीन हुए। अब ये ग्लूकोज जो हुआ ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां ऑक्सीजन मिल गई, तो वहां ये केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से बना CO2, उस रिएक्शन से बना जल, और उस रिएक्शन से बना आपका ATP अणु। ATP माने इकाई, जैसे रुपया आप कह रहे हैं पैसा है ना, तो मनी की इकाई क्या है, रुपया। तो वैसे ही ऊर्जा की इकाई वहां कह दी गई ATP अणु, क्योंकि उनको अधिक चाहिए ऊर्जा, तो वो ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए ATP अणु के रूप में रख देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी जरूरत होती है तो उसी एनर्जी को खत्म करते रहते हैं। तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ हो, तो अब भोजन आप बढ़िया ले रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन न कर रहा हो, तो आपको ऑक्सीजन नहीं बनेगी, वो मतलब आपको एनर्जी नहीं बनेगी। तो ये सब देखना है। तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसको इस रूप में लेना है केवल कि इससे हम लोग अपने को कैसे भोजन में कैसे सुधारते हैं, ये हमको कितना लेना है ये भी मालूम है।
2400 किलो कैलोरी लेनी है। उस ये 1 यूनिट है, उसमें हमको कुछ हमको लेना कितना है, सबका अलग अलग डिफाइंड है कि हमको अगर बहुत मेहनत करते हैं तो हमको अधिक लेना है, कम मेहनत करते हैं तो कम लेना है, और बहुत परिश्रम वैसे करते हैं मानसिक करते हैं तो मानसिक लेना है। लेकिन एक और सेंटेंस हम लोग का कभी भूलना नहीं चाहिए, पीएचबी का पहला जो है कि हमारे न्यूरॉन्स माने नर्व सेल्स का भोजन एकमात्र ग्लूकोज होता है, एकमात्र ग्लूकोज होता है। तो अगर कभी दिमागी थकावट किसी को हो तो आप दूध मत पीजिए, ग्लूकोज या ग्लूकोन डी या ये जो है इस तरह कोई चीज लेंगे, शुगर या इस तरह की लेंगे, वही चीज आपको फायदेमंद है, क्योंकि वो भूखी है। और ब्रेन जब भी दर्द करता है तो ऐसा मत समझिए, वो ब्रेन दर्द करने का अर्थ ये है कि कोई भूखा है या कहीं इरिटेशन है, उसकी वजह से ब्रेन दर्द करता है, यानी सर दर्द होता है। तो बहुत बढ़िया हम लोग का रहा। तिवारी जी आप सब ठीक है? हाँ सर, एक्चुअली बताया था, बायोप्सी कराया था, तो जी। एक दिन पहले एडमिट कर लिया, फिर किया, फिर नेक्स्ट डे एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि रात में खाने को नहीं दिया, दिन में खाने को नहीं दिया, तो अगले दिन हाइपर एसिडिटी हो गई, गैस्ट्राइटिस, सर से लेके पेट तक जलन और बर्निंग। तो फिर एक दिन अब फिर वही पेंटॉप और जो भी है तो दिया, तो रात में 9-10 बजे जाके रिलीफ हुआ। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कल 3 बजे छोड़ा, मंडे इवनिंग छोटे से काम के लिए मंडे इवनिंग एडमिट हुए, कल जाके रिलीज हुए रात में 3 बजे शाम को। तो रात में 10 बजे घर आ गए, आ गया। वो रिपोर्ट 15 दिन बाद मिलेगी वापसी की। तो अब क्या बताया जाए, सब समस्याएं अब आज। तो बहुत बढ़िया। तिवारी जी की थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसीलिए जो है ये चैप्टर तिवारी जी को अलॉटेड था, लेकिन फिर जब तिवारी जी की परेशानी हुई तो फिर मैम ने इसको बखूबी वो कर दिया। और हम लोग का ये जो बीएचबी चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म होता है। हम लोग बीएचबी में हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट में केवल 26 तारीख तक रहेंगे। 26 तारीख से हम लोग ऑनवर्ड्स शिफ्ट करेंगे। एक डिस्कशन केवल 2 मिनट का ये है कि क्या हम लोग जो सेमेस्टर 2 शुरू करना चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको 29 तारीख से शुरू कर दें। ठीक, 28 हाँ 28-29 तारीख से हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो 29 तारीख मंडे से शुरू करना चाह रहे हैं। फिर हम एक आप लोग सब लोग मेरी बात सुनिएगा, जो हमारे पुराने साथी हैं वो जरूर ध्यान दें कि हम लोग ये प्लानिंग की बात हो रही है। हम लोग सेकेंड सेमेस्टर शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास सेकेंड के और फोर्थ के स्टूडेंट है, थर्ड के भी हैं। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग सेकेंड शुरू करना चाह रहे हैं। थर्ड जो है हम क्या कोशिश करें कि हम बीच में शुरू कर दें। पुराने लोग बोले जरूर सर कर हाँ, आप साथ में भी कर सकते हैं क्या? सेकंड वाले थर्ड को पढ़ा देंगे, आप थर्ड को पढ़ा दीजिए। अच्छा, हम एक काम ये कर सकते हैं कि अभी प्रैक्टिकल हमको और कराना है, कुछ थ्योरी पार्ट हमको कराने हैं। तो जब रुक्मणी मैडम का मोरलेस खत्म हो जाएगा 6 क्लासेस, तो हम निरंजन जी को दो सब्जेक्ट उसके लिए थ्योरी के लिए और कुछ प्रैक्टिकल के लिए भी आमंत्रित करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उनका क्लास संडे और सैटरडे 2 ही दिन चल सकता है। तिवारी जी के क्लास कोई जो भी चैप्टर लेना होगा वो भी सैटरडे ही चल सकता है। संडे को हम लोग ने डिसाइड किया था, आरती मैम नहीं क्या चलिए, आरती मैम का ये था कि वो चाहती थी कि डिस्कशन हुआ था उसी में उनका पॉइंट था, लेकिन सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मैं इसको बंद कर दूं क्या, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। बस 5 मिनट डिस्कशन में